प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा, आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो की इस कड़ी में आज हम पत्रकारिता और जनमत, जो कि प्रयोजन मूलक हिंदी का एक भाग है, उसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से पत्रकारिता और जनमत लोकतंत्र को जागरूक और सुदृढ़ बनाने के लिए जनमत की आवश्यकता स्वीकार की जाती है। जनमत यानी जनता का मत। जनमत बनाए रखने के लिए पत्रकारिता या समाचार पत्र को, जो समाचार पत्र हैं, की भूमिका भी निर्विवाद रूप से स्वीकार की गई। लोकतंत्र में जनता स्वयं अनुभव करती है कि वह सबकी बातें सुनती है, तो सबकी अपनी बातें भी सुनाएं। यदि कभी जनप्रतिनिधि जनता की अनसुनी कर देते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जब कभी जनप्रतिनिधि जनता की अनसुनी कर देते हैं तो किस तरह से वोटों के समय या निर्वाचन के समय जनप्रतिनिधियों की अनसुनी करने में भी जनता पीछे नहीं रहती है। और वाक की जो स्वतंत्रता, बोलने की जो स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान ने दिया है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना अनुचित है। सन 1975 के आपातकाल ने भी इसके परिणाम घोषित कर दिए थे। अब जो लोकतंत्री व्यवस्था है, तो लोकतंत्री व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के साथ साथ पत्रकारिता की स्वतंत्रता को भी महत्व देते हुए, क्योंकि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। हमारे भारतीय जो सरकारें हैं वो लोकतंत्र व्यवस्था पर चलती है। तो लोकतंत्र व्यवस्था में जनप्रतिनिधि कौन हो गए? हमारे नेता। तो जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के साथ साथ ही पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है, यानी पत्र पत्रिकाओं को भी स्वतंत्र रखा गया, को भी महत्व देते हुए ब्रिटिश के जो प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्लैक स्टोन ने 1765 में कहा था कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि समाचार पत्रों को पूरी आज़ादी हो। अगर समाचार पत्र दबाव में रहकर काम करेंगे या दबाव में रहकर लिखेंगे तो वो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था में समाचार पत्रों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और जनमत का महत्व लोकतंत्र में कम करके नहीं आंका जा सकता। संवैधानिक स्तर पर जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चयन कर उन्हें इतने अधिकार देती है कि उनकी सरकार सब कुछ कर सकती है, क्योंकि सरकार को जनता ही चुनती है। पर कहीं अवरोध का अवसर भी जनमत के पास है, ताकि सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो सके। इसलिए पत्रकारिता ही उसका जो है सशक्त अस्त्र होता है, जो आलोचना के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकता है। अगर सत्ता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो पत्रकारिता के माध्यम से उस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तभी तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जनता को उसकी आवाज़ व समाचार पत्रों को विचार अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी हो, जिससे कि वह सरकार के जो गुण दोष हैं उन पर निसंकोच भाव से विचार कर सके। पंडित नेहरू ने कहा था कि जनता को और उसकी आवाज़ समाचार पत्रों को विचार अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी हो। अब आगे हम पढ़ते हैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। कि समाचार पत्र की जो स्वतंत्रता है वो 3 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी? समाचार पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता, किसी भी समाचार को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, तथा समाचारों को संकलन करने की, इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। जहाँ तक पूर्ण और निरंकुश स्वतंत्रता की बात है, वहाँ विकासशील देशों में समाचार पत्रों को स्वयं ही अपने पर संयम लगाना पड़ता है। जिस प्रकार युद्ध काल में स्वयं कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय अपने घरों में तेज रोशनी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह भय सदा बना रहता है, यह डर बना रहता है कि शत्रु के विमान
उस प्रकाश को देखकर, उस रोशनी को देखकर वहाँ बमबारी कर सकते हैं। इसलिए प्रकाश करने का अधिकार होते हुए भी कि उन लोगों को अधिकार है कि वो प्रकाश कर सके, लेकिन इस डर से कि कहीं हम ज़्यादा रोशनी करेंगे तो शत्रु पक्ष हम पर बमबारी कर देगा। तो इसलिए प्रकाश का अधिकार होते हुए भी उस पर अंकुश रहता है। इसी प्रकार सेनाओं की गतिविधि प्रमुख सामाजिक स्थानों के नक्शे आदि प्रकाशित करना खतरे से खाली नहीं होता है। यानी सेना क्या गतिविधि कर रही है या सामाजिक स्थानों के नक्शे हैं, ये प्रकाशित सामान्य तौर पर प्रकाशित नहीं किए जाते। उसी प्रकार अश्लील और बर्बर हिंसा की घटनाएं भी प्रकाशित करने से बाल मन पर कुप्रभाव पड़ता है। हमारे देश में ही कुछ फिल्म हिंसा की फिल्म जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें गॉसिप के नाम पर चरित्र हनन के समाचार प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर प्रकाशित भी कर दिए जाते हैं, जो कि उचित नहीं कहे जा सकते। किंतु पूर्ण स्वतंत्रता के नाम पर उच्च श्रृंखलता को, जिससे चरित्र हनन होता है, विश्व के किसी भी देश के लिए मान्य नहीं। यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता के नाम पर कुछ अशिष्ट ही परोसा जाए। यानी जब हमारी जो स्वतंत्रता है तो उसी के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी, अगर हमारे अधिकार हैं कुछ, तो अधिकारों के साथ साथ हमें अपने अधिकारों का जब उपयोग करें तो उसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अब खोजी पत्रिका के अंतर्गत अमेरिका के वाटरगेट कांड से संबंधित समाचारों के प्रकाशन और उसके भंडाफोड़ के कारण राष्ट्रपति निक्सन का पतन हुआ था। इसी प्रकार जापान के जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री तनाका के पतन में भी समाचारों ने योगदान किया। यानी किस तरह से बड़े से बड़े व्यक्ति का भी जो समाचार हैं, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता के माध्यम से उनके जो किसी के भी कोई कारनामे हो तो उसका पर्दाफाश किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि पत्रकार अपने व्यक्तिगत पसंद नापसंद के कारण किस चरित्र हनन पर नहीं उतरा है। यानी ये जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है, इसके नाम पर जो है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी स्वतंत्रता के नाम पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब आगे आता है राचिस कमीशन। राचिस कमीशन के अनुसार, अमेरिका के राचिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो समाचारों की स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियों पर निर्भर है। पहले 3 तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। अब आगे जो राचिस कमीशन है वो कहते हैं कि 5 तरह की स्वतंत्रता है और वो जो सामाजिक जिम्मेदारी है उन पर निर्भर है कि दिन भर की जो घटनाएं हैं उनका सच्चा और बोधगम्य विवरण देना। दिन भर में जितनी भी घटनाएं हुई उनका सही, उनमें नमक मिर्च लगाकर नहीं, सही और बोधगम्य, समझ में आने योग्य, यानी समझे जाने योग्य। इसी के साथ अगला बताते हैं कि आलोचना तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनना, कि जो उनकी खबरें हैं वो आलोचना अथवा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बने। सूचनाएं लोगों को सही समय पर और सही सूचनाएं लोगों को आदान प्रदान की जाए और समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सही और उचित जानकारी देना। ये उनकी जो स्वतंत्रता है, इसी के साथ साथ उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं कि इन जिम्मेदारियों के साथ ही पत्रकारिता का या पत्रकार को इनका निर्वहन करना चाहिए कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बारे में सही और उचित जानकारी देना, समाज की जो मान्यताएं हैं और उसके लक्ष्यों को प्रस्तुत करना, सामाजिक मान्यताओं को और उनके क्या क्या लक्ष्य हैं उन सबको सही ढंग से प्रस्तुत करना और दिन भर के लिए पूरी तरह बौद्धिक एवं तर्कसंगत खुराक प्रदान करना कि इस तरह से सूचनाएं वो खबरें हो कि दिन भर के लिए बौद्धिक बुद्धि से संबंधित और तर्कसंगत खुराक, यानी सुबह सुबह अखबार पढ़कर, न्यूज़ सुनकर हमें सारे दिन के लिए जैसे एक मानसिक खुराक की पूर्ति हो गई, इस तरह से उसकी सूचनाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विकासशील देश हैं उनमें पत्रों को भी विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा कायम रखना,
विकास और आधुनिकता तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देना। आगे आता है प्रेस परिषद की स्थापना, कि कब प्रेस परिषद की स्थापना हुई। हमारे देश में प्रेस परिषद की स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, कि उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। संसार में इस समय 125 से अधिक प्रेस परिषद कार्य कर रही, यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सके, इसलिए प्रेस परिषद की स्थापना की गई। इसमें 17 सर्वगठित हैं, यानी वो अपने आप निर्णय करती हैं, और इनमें से 14 तो ऐसी हैं जो मामलों को न्यायालय में ले जाती हैं, और 5 ऐसी भी है जो गलत मार्ग अपनाने पर समाचार पत्रों पर जुर्माना करती है, तथा उन्हें प्रेस जो पास दिए जाते हैं प्रेस चलाने के लिए, उनको देने से भी इनकार कर सकती है। हमारे देश की जो प्रेस परिषद को केवल नैतिक भर्त्सना का ही अधिकार है। सच तो यह है कि एक विकासशील देश में सरकार और जो प्रेस के संबंध है वो चोली दामन का जैसा है। जिस तरह से चोली और दामन का संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी तरह से आज विकासशील देशों में, यानी हमारे खुद का जो देश है वो भी विकासशील है। तो विकासशील देश में सरकार और प्रेस का संबंध चोली दामन का है। प्रेस की भूमिका विरोधी दल के समान होते हुए भी रचनात्मक और आलोचनात्मक की होनी चाहिए। जो प्रेस है उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, जैसे विरोधी दल हो, और वो बिल्कुल आलोचना भी करे, लेकिन आलोचना भी किस तरह से करे, समीक्षा करे, न कि आलोचना, बराबर दृष्टि से देखकर गुण और अवगुण दोनों। और सरकार और जनता के बीच प्रेस एक पुल का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। जनता को यह बतलाए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और उनका पूरा लाभ वह कैसे उठाए। साथ ही वह सरकार को यह बतलाए कि जनता उसके कार्यों को किस रूप में ले रही है तथा वह कितने जनहित में है। हमारे देश में तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अपने आप को पत्रकारिता की स्वतंत्रता की प्रहरी कहती हैं, जिसमें अखिल भारतीय समाचार संपादक सम्मेलन, एडिटर्स गिल्ड, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ, ये जो हैं छोटे और मध्यम वर्ग के समाचार पत्र संगठन, समय समय पर इन सभी संस्थाओं ने उचित कदम भी उठाए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में जो समाचार पत्र है पूर्णतः स्वतंत्र है। यह अलग बात है कि उनकी स्वतंत्रता पर जो समाचार पत्रों के स्वामी हैं, विज्ञापनदाता, मजदूर संगठन, माफिया तथा अन्य भ्रष्टाचारी जो प्रशासन है एवं अधिकारियों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है और लगाया भी जाता है। कानून की दृष्टि से भले ही कोई अंकुश न हो, किंतु व्यवहार में उपयुक्त बाधाएं अवश्य दिखाई देती हैं। समाचार पत्रों द्वारा आचार संहिता बना लेने की बात जो है बार बार उठती रहती है। इस संबंध में प्रेस की जो आज़ादी है उसको देखते हुए यह कहना होगा कि यह जो आचार संहिता है उच्च विवेक के आधार पर तैयार होनी चाहिए। पर अब ये प्रश्न है कि यह जो सरकार या किसी बाहरी संस्था द्वारा तैयार की जाए अथवा स्वयं समाचार पत्रों द्वारा, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि समाचार पत्र के विभिन्न वर्गों द्वारा तैयार की जा सकती है, अन्य द्वारा नहीं, क्योंकि यह आचार संहिता स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के समान होगी, इसलिए वह प्रेस द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि समाचार पत्रों के द्वारा ही जो आचार संहिता उनके द्वारा बनाई जाए वो समाचार पत्रों के द्वारा ही बनाई जाए, क्योंकि अगर बाहरी संस्थाओं द्वारा वो बनाई जाएगी तो वो उन पर एक अंकुश का काम करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम इसी की कड़ी में मीडिया और ये जो समाज है इसी की कड़ी में जो लोकपाल की नियुक्ति जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक है आप सबके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आप सब इनको बड़े ध्यान से सुने और आपकी कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।